नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज एक बहुत ही बड़ी खबर की करेंगे। खबर तो 2 दिन पहले की है, यानी कि ये जो जिस खबर के बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो 2 दिन पहले हुई हो चुकी है। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी आम की है और उन्होंने एक्स हैंडल के जरिए इस बात की जानकारी दी कि जो आईएसआई समर्थित एक गैंग है या एक नेटवर्क है, पूरा शहजाद भट्टी नेटवर्क, उस पूरे नेटवर्क को एक प्रकार से ध्वस्त कर दिया गया है। पूरे देश में 14 राज्यों में एक साथ कार्रवाई हो रही थी और इसमें बताया यह जा रहा है कि 253 लोगों को हिरासत में लिया गया और 80 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। यानी आप समझिए कि ये एक जगह नहीं है, दिल्ली ही नहीं, सिर्फ केरल तक नेटवर्क जाता है, बिहार नेटवर्क जाता है, उधर पंजाब नेटवर्क जा रहा है। दिल्ली के आसपास तो है ही है और दिल्ली के आसपास तो बड़ी संख्या में ये गिरफ्तारियां हुई है। सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारियां हुई है वो उत्तर प्रदेश से है, उसके बाद हरियाणा से है, फिर दिल्ली से है, फिर पंजाब से है, और बाकी फिर और राज्यों से भी, अलग अलग राज्यों से 3-2 की संख्या में गिरफ्तारियां हुई है। आज इन सब पर चर्चा करेंगे कि ये जो गिरफ्तारियां हुई है इसको लेकर एक तो पहले से क्या क्या इनपुट थे, और ये जो 15 अगस्त का जो हमारा बहुत ही, जिसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिवस से पहले इस प्रकार की गिरफ्तारियां जो हुई है इसके क्या मायने हैं। क्या ये पूरा नेटवर्क जो है भारत को अस्थिर करने की पूरी कोशिश की जा रही है या कोशिश हो रही है इस नेटवर्क के जरिए, और इस नेटवर्क को कहां कहां से फंडिंग हो रही है, कैसे ये पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा है पूरे देश में, इस सब पर आज बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये आपसे जानना चाहेंगे, एक तो इस पूरे नेटवर्क को जो ध्वस्त किया गया, हालांकि अभी भी इसके बहुत सारे स्लीपर सेल और भी होंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारियां हुई है इससे एक प्रकार से पूरे नेटवर्क का कमर टूट गया है। बिल्कुल। देखिए, ये गैंग जो है शहजाद भट्टी वाला, ये लंबे समय से भारत में स्लीपर सेल बना रहा है और ये अक्सर ये गल्फ नेशन में बैठकर, दुबई में या रियाद में या कतर में बैठकर ये ऑपरेट करता है। और उसके देखिए, उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इन गल्फ नेशन में भारत के बहुत लाखों लोग काम करते हैं, उनके जरिए भी वो युवा यहाँ पर भारत में अपना नेटवर्क बनाते हैं। एक तो उनका तरीका ये है कि जो गल्फ नेशन में भारतीय श्रमिक कार्य करते हैं उसको झांसा देते हैं किसी न किसी रूप में, या तो लालच देकर या मजहब के नाम पर, या वहां से ये सुनवाते हैं पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं को, और फिर उस आधे अधूरे अधकचरे बातों को सुनकर बहुत सारे लोग जो हैं वो आईएसआई का एजेंट बन जाते हैं। और उस दूसरा ये है कि सोशल मीडिया के जरिए ये भारत के युवाओं को जोड़ते हैं, और इसमें कम उम्र के बच्चे जो छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कोई मुर्गा मुर्गी काट रहा है, कोई छोले कुलचे बेच रहा है, छोटा छोटा काम, कोई भुट्टा पका के बेच रहा है, और ये कम पढ़े लिखे हैं, इनके पास पैसों की भी कमी है, और इनको मजहब के नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पर भी जोड़ लेते हैं और फिर इसका मिसयूज करते हैं। और भुगतता कौन है? देखिए, इसमें क्या होता है कि आईएसआई का एजेंट को तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो यहाँ से बाहर है। शहजाद भट्टी को तो कुछ नहीं होगा, वो तो बाहर है, और उसका ओरिजिनल नाम है भी शहजाद भट्टी कि नहीं ये भी हम नहीं जानते, उसका यही चेहरा है कि नहीं ये भी नहीं जानते। लेकिन भारत के युवाओं को, खास करके मुस्लिम समाज के कम पढ़े लिखे युवाओं को झांसा देकर, थोड़े बहुत पैसे देकर, और पैसे भी कितना, 10,000 12,000, क्योंकि वो तो बेचारे मजदूर टाइप के लोग हैं बच्चे, और कम उम्र के बच्चे यानी 14 साल 15 साल 16 साल के, उनको झांसे में लेकर उनका भी कैरियर, भविष्य बर्बाद कर रहा है, उनके परिवार को भी तबाह कर रहा है। एक तो ये। दूसरी बात, जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इनके पास से आईईडी मिला है, पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ग्रेनेड मिला है, हथियार मिला है, तो इससे स्पष्ट है कि केवल उन्होंने यही काम नहीं किया है कि उनको अपने झांसे में लिया है, उन तक हथियार भी पहुंचा दिया है। और ये हथियार 3 तरीके से पहुंच सकता है, बंगाल बॉर्डर से, नेपाल बॉर्डर से, या समुद्री सीमाओं से, या पंजाब में ड्रोन के जरिए। ये 3-4 तरीके हैं जिसके जरिए हथियार पहुंचाया गया। और
एक चीज और देखिए, ये सीसीटीवी लगवाते थे संवेदनशील जगहों पर, और उस सीसीटीवी का फुटेज डायरेक्ट जाता था आईएसआई के पास। सोचिए, इतनी बड़ी साजिश देश की सुरक्षा के साथ हो रही थी, लेकिन समय रहते इस साजिश का भंडाफोड़ किया गया और इनको पकड़ा गया। मेरा ये कहना है कि जो भी ये 253 के आसपास ये पकड़े गए हैं, इनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाना चाहिए। एक कोर्ट का भी प्रोविजन करना चाहिए कि अगर गद्दारी, देखिए सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जा सकती देश। इनको जीने का हक नहीं, इन गद्दारों को। पूछिए क्यों? इनको छोड़ देंगे आप, ये फिर जाएंगे वही काम करेंगे, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है। तो इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए, इनके लिए स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि जनरल कोर्ट में अगर इनकी सुनवाई चलेगी तो 10 साल लगेंगे, और उसमें वही जीरा वही इनके खिलाफ जो एविडेंस है उसके हिसाब से कोर्ट बनना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट हो या फिर एक अलग कोई कोर्ट का प्रावधान हो या ट्रिब्यूनल का प्रावधान हो, उसमें इन सबको पेश किया जाए, इनके खिलाफ जितने भी एविडेंस है वो रखा जाए, बरामद हथियार रखे जाएं, इनका जो सोशल मीडिया फुटप्रिंट है, क्योंकि ये सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, वो सब पेश किया जाए, और इनको जल्द से जल्द सजा दी जाए, और उस सजा को डिक्लेयर किया जाए, दिखाया जाए लोगों के बीच की इन लोगों को, इन परिवार जो लड़के हैं इनको सजा मिले, ताकि अगर एक बार इनको सजाए मौत मिलेगी तो फिर मैसेज बहुत हार्ड जाएगा। इसलिए केवल पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि जब तक उसको सजा मौत नहीं मिलती तब तक फियर नहीं कायम होगा इन गद्दारों पे। दूसरी बात है, हमारा देश जो दिवंगत सीडीएस विपिन रावत जी ने कहा था, दिवंगत सीडीएस विपिन रावत जी ने कहा था कि हम 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी एक मोर्चा तो चाइना के तरफ है, दूसरा मोर्चा पाकिस्तान के तरफ है, और 0.5 वाला जो मोर्चा है उसमें 3-4 तरह के मोर्चे हैं। एक है रेड अलायंस यानी नक्सली यानी कम्युनिस्ट, एक्सट्रीम कम्युनिस्ट। दूसरा है ग्रीन अलायंस जिसमें ये सब आ जाते हैं, यानी जो इस्लामिक जिहादी एलिमेंट्स हैं, आईएसआई से के एलिमेंट हैं, या बंगाल और असम या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो ये बंगाली जमाती जिहादी ये सब एलिमेंट है। एक है जो क्रॉस जो एरिया है, जो क्रॉस वाले लोग हैं, वो जो फंड मैनेज करके पहुंचाते हैं, उससे वो वैसे तो दिखता नहीं है, लेकिन कुडनकुलम जो प्रोजेक्ट था जिसमें इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उस समय खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दिया था कि ये इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करवा रहे हैं कुडनकुलम के आसपास, ताकि यहाँ अगर डेवलपमेंट वर्क होगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो ये कन्वर्ट नहीं होंगे क्रिश्चियंस में। तो एक ये भी अलायंस, और चौथा जो कनाडा और अमेरिका से चलता है खालिस्तान के नाम पर। तो ये सारे 0.5 मोर्चा है। जी थोड़ा सा आपको रोकेंगे, एक बार हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि कहां से कितनी गिरफ्तारियां हुई है, क्योंकि एक तो हमारे दर्शक देख रहे होंगे जो राइट साइड में ये जो ग्राफिक्स है इसके जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से कितनी गिरफ्तारियां हुई है। और ये जानकारी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है अपने एक्स के जरिए। अब इसमें हम देखें कि ये पूरा शहजाद भट्टी का नेटवर्क कैसे पूरे, देखिए आप जो ये पूरा रेड देख रहे होंगे, इसमें एक थोड़ा और छूट भी रहा है, केरला का जो एरिया है वहां से भी गिरफ्तारी हुई है, वहां से भी 2 गिरफ्तारी हुई है। तो ये पूरे एक प्रकार से आप कहिए तो पूरे देश में ये नेटवर्क संचालित हो रहा था। और इसमें जो सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है वो 62 गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई है, हरियाणा से 52 गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली से 51 गिरफ्तारी हुई है, पंजाब से 44, राजस्थान से 15, महाराष्ट्र से 8, उत्तराखंड से 5, कर्नाटक से 3, गुजरात से 3, बिहार से 3, तेलंगाना से 2, हिमाचल प्रदेश से 2, जम्मू कश्मीर से 2 और केरल से 2। यानी आप देखिए कि एक प्रकार से सभी, इसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, हालांकि वहां पहले ही आईएसआई के, MI6 के या यूक्रेनी नागरिक या अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार पहले ही हो चुके हैं। और ये पूरा नेटवर्क देखिए सभी का एक कोलैबोरेशन है, ऐसा नहीं है कि इस नेटवर्क से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है या उस नेटवर्क से इनका कोई ताल्लुकात नहीं है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि पूरे देश में ये नेटवर्क संचालित हो रहा था। और ये जो खास करके आप देखेंगे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहीं के आंकड़े को जोड़ दें तो ये लगभग 200 के आंकड़े को पार कर जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा आप ये समझिए कि दिल्ली को फोकस किया गया था।
और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लगातार अपनी सुरक्षा एजेंसियों को चाक चौबंद किए हुए है कि कहीं से भी कोई कोर कसर ना रह जाए, ताकि भारत को अस्थिर करने वाली ताकतें जो है वो फिर से अपना फन फैला सके। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये आखिर जो आप देख रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारी हुई है वो दिल्ली के आसपास के इलाकों से हुई है, बिहार से भी हुई है लेकिन 3 की संख्या में हुई है, केरल से भी हुई है 2 की संख्या में हुई है, लेकिन जो ज्यादा गिरफ्तारी हुई है वो दिल्ली के आसपास से हुई है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश हो रही है क्या? देखिए, इसके इस जो ये डाटा है, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, जम्मू कश्मीर जो लंबे समय से टेररिज्म से इफेक्टेड था, वहां के युवा आईएसआई या किसी भी पाकिस्तानी नेटवर्क के झांसे में नहीं आ रहे हैं। ये धारा 370 हटने का एक बेहतरीन प्रभाव, हमने देखा भी 15 अगस्त कैसे गांव गांव तक मनाया गया, सबने मनाया, खुशी से मनाया। तो जम्मू कश्मीर केवल 2 पकड़े गए। अब आपने बोला कि कई ऐसे राज्य, उत्तर प्रदेश हैं, चाहे हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, चाहे पंजाब है, राजस्थान में भी थोड़ा बॉर्डर स्टेट है, इन सब जगह क्या है कि ये न्यू बैटल जोन बनाना चाहते हैं। जो अनटच्ड एरिया है, मेन लैंड है, वहां डिस्टरबेंस करना चाहते हैं। क्यों? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये ग्रोथ इंजन है भारत का, इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में और पंजाब तो बॉर्डर स्टेट है, वहां तो आप जानते ही हैं ड्रग्स को भी लाया जाता है, नशा भी लाया जा रहा है और हथियार भी ड्रोन के जरिए लाया जा रहा है। तो एक नया बैटल जोन क्रिएट करना चाहते हैं। और रेफरेंडम 2030 सबने सुना ही होगा कि पाकिस्तान समर्थित कुछ भटके हुए हैं, जो जबरदस्ती, मुझे तो लगता है पगड़ी ऐसे ही पहन के बन गए हैं वो सिख, लेकिन वो है नहीं रियल सिख। बहुत सारे रियल सिख नहीं है, वो बन गए हैं। और वो वहां से वो रिफरेंडम कहते हैं, रिफरेंडम होगा 2030 में। भैया रिफरेंडम क्या, हर 5 साल में पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, वो क्या रिफरेंडम नहीं है? कौन सा रिफरेंडम करना चाहते हो भाई? तुम्हारा बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, पीओके जल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान जल रहा है, वहां कब रिफरेंडम होगा? तो ये नया बैटल जोन बनाना चाहते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में आपका, बिहार से भी 3 पकड़े गए, ये आश्चर्य की बात है। और उत्तर प्रदेश से तो सबसे ज्यादा पकड़े गए, 62 के आसपास पकड़े गए। हरियाणा से देखिए कितने ज्यादा पकड़े गए, मेवात वाले पूरे इलाके से। तो इसका मतलब ये दिल्ली में पकड़े गए तो एक जी, तो एक तो ये है कि न्यू बैटल जोन क्रिएट करना, नए जगह पे रिक्रूटमेंट करना, स्लीपर सेल बनाना और कभी भी फसाद खड़ा कर देना। तो ये सारी चीजें हैं और मुझे लगता है सुरक्षा एजेंसियों ने सही काम किया, लेकिन केवल पकड़ना नहीं बल्कि सजा दिलाना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो वो कसाब बिरयानी तोड़ता रहा करोड़ों का और फिर उसको फांसी मिली, वो देर से मिली सजा, वो करोड़ों का बिरयानी गटक चुका था। तो उसी न्यायिक प्रक्रिया से नहीं ले जाइए, नहीं तो वो न्याय जो है मिलेगा भी तो बहुत देर से मिलेगा, बहुत उससे मैसेज नहीं जा पाएगा जो जाना चाहिए कि अगर तुम गद्दारी करोगे और पैसों के लालच में। जो स्लीपर सेल है वो भी एक्टिव होता रहेगा ना, अगर उसके अंदर खौफ नहीं होगी तो वो फिर से इधर जो स्लीपर सेल में अभी जिसकी एंट्री ही हो रही होगी वो फिर से फन फैलाएगा। वो सोचेगा कि चलो गिरफ्तारी हुई है, कुछ नहीं हुआ, जेल में गया, हो सकता है बाहर भी आ जाए। तो ये सब जो गिरफ्तारी हो रही है, इसके लिए आपने सही कहा कि इसको तुरंत जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके सजा मुकर्रर करवाई जाए, फांसी की सजा दी जाए ऐसे गद्दारों को। तो ये आखिर आपको लगता है कि इसके लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो? क्यों नहीं किए जा सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, सरकार सब कुछ कर सकती है। दूसरी बात देखिए, मुझे इस तरह का अंदेशा रहता है कि जैसे ये गद्दार पकड़े जाते हैं तो वही लेफ्ट ग्रीन अलायंस वाले, एक कम्युनिस्ट इकोसिस्टम, वो सब शुरू हो जाते हैं, ह्यूमन राइट्स और ये। अरे लाखों कश्मीरी भगा दिए गए अपने घर से, उनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये ऐसा, तो वो जो ये बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश में जिसको कहीं और से हवा मिल रही है। हम जानते हैं क्यों? एफसीआरए बिल की जैसे ही चर्चा शुरू हुई, सारे प्रोटेस्ट शुरू होने लगे भारत में। क्यों? 70,000 करोड़ रुपए आता है हर साल। तो बहुत सारी चीजों को देख संभल के करना चाहिए। और देखिए, एक्शन बिल्कुल सख्त होना चाहिए, दिखना चाहिए, गद्दारों को मैसेज मिलना चाहिए। और चूंकि हमारे देश के यूएई के साथ बहुत अच्छे संबंध है, सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे संबंध है, अगर वहां से ऐसा कोई ऑपरेट करता है तो वहां के जो देश हैं, गल्फ नेशन, उनको भी एक मैसेज देना चाहिए कि
कि आप अपनी भूमि का इस्तेमाल एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए होने देंगे, तो ये बात अच्छी नहीं है। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ, और मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।